हाय गाइस, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आज एक न्यू स्टोरी शुरू करूंगा, तो स्टोरी को शुरू करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत में हम जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पे बारिश हो रहा था। कोई कहता है आखिरकार ये शुरुआती बसंत था और भारी बारिश हो रही थी। और हम एक कैरेज को टूट के पड़ा हुआ देखते हैं और एक लड़की को पड़ा हुआ देखते हैं। ये है गैब्रिएला द ब्लिनिस्ट। वही उसे उसकी मृत्यु तक ले गया और वो सोचता है अंत में वो मारी गई। तभी उसे कोई बुलाता है, लेडी। गब्रिएला उस तरफ देखता है और वो आदमी कहता है, क्यों? भले ही तुम मेरे साथ नहीं हो, मैं चाहता हूँ कि तुम जीवित रहो, इसलिए मैंने न जानने का बहाना करके तुम्हें भेजा। और उसे अपने गोदी में उठा लेता है। और गब्रिएला कहता है, अगर आज धूप होती तो बेहतर होता। खैर, उस मामले का। और वो आदमी कहता है, क्यों? तुम यहाँ पर ऐसे क्यों हो? और वो उसकी तरफ देखकर मन में कहता है, अगर ऐसा ही होता उसका चेहरा इतना उदास नहीं लग रहा होगा। और वो सोचता है, अर्निस्ट कैसल, एकिस, वो सभी जो रात के पावर को के साथ संबंधित है। वो लीडर जिसकी पावरफुल आर्मी ईमानदारी से अनुशासन करती है। और बिलेनिस सेंट गैब्रिएला की हस्बैंड। हमारी शुरुआत एक कॉन्ट्रैक्ट थी। और वो सोचता है, नोवेल मार्च फॉर ट्रू सेंट। मेरा नोवेल में बिलेनिस गैब्रिएला के रूप में रिकारनेशन हुआ। जब मुझे इसका एहसास हुआ, मैंने ओरिजिनल स्टोरी याद करने की कोशिश की। एक नाजायज बेटी का जन्म एक कंट्री लॉर्ड काउंट नसीरेट से हुआ था। गब्रिएला एक सेंट की तरह रहती थी। वो जेलस थी, ओरिजिनल स्टोरी की असली सेंट को दोषी ठहरा रही थी और पीड़ा दे रही थी। और बदले में उसे मौत का सामना करना पड़ा। और वो कहता है, नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। वो खुद को आईने में देखकर ऐसा कह रही थी। और वो कहती है, इसे पढ़ने के तुरंत बाद मेरा इस बॉडी में रिकारनेशन हुआ। और उसके फ़ोन में एक मैसेज आया था, तुम्हारा अगली जॉब है द सीरीज ऑफ मार्च फॉर ए ट्रू सेंट। और तुम्हें कहानी के हिसाब से डॉर्सी के कोलमैन से कॉन्ट्रैक्ट मैनेज करनी होगी। और ऑथर की रिव्यू मेरे दिमाग में आई। और वो एक जगह पर खड़ी होकर उस रिव्यू को देख रहा था। और वो सोचता है, यदि वो कोल्ड नॉर्दर्न सी का आदमी है, वो सिर्फ अर्नेस्ट ड्यूक एकेस नहीं है, वो अगली नोवेल का मेल लीड है। और वो सोचता है, अगला काम एक ऐसी कहानी है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। ये हो सकता है कि वो बदल सकता है। इसलिए क्या ये अच्छा नहीं होगा अगर मैं फीमेल लीड की भूमिका निभाऊं? लेकिन बिलेनिस गब्रिएला के लिए खुशी से रहना संभव नहीं होगा। और वो कहता है, मैं ऐसा सोचता था। और एकिस कहता है, लेडी। और कोई आते हुए कहता है, योर हाइनेस, हमने उस गेटवे ड्राइवर को पकड़ लिया है। और वो कहता है, उसने कैरेज के पहियों के साथ छेड़छाड़ करना स्वीकार किया है और उसकी पीठ पर पावर का मार्क है। इसके पीछे फास्ट पिंस होना चाहिए। ये सुनकर एकेस कहता है, उस ड्राइवर के दोनों हाथों को काट दो और ये मेक श्योर करो कि वास्तव में इन सब के पीछे कौन है। और वो बहुत गुस्से से कहता है, फिर उसके दोनों पैरों को काट दो और उसे जीवन भर रेंगने दो। और उसे ऐसे देखकर गैब्रिएला मन में कहता है, मैंने इससे पहली बार देख रहा हूँ। ये एक डरावना चेहरा है। भले ही ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज था, फिर भी वो हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता था। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की ड्यूरेशन 3 साल का है। हमें ऐसा एक्ट करना था जैसे हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। और दूसरी बात, हमें कभी भी एक दूसरे के प्यार नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात, डिवोर्स के बाद हम साथ नहीं रहेंगे। इन शर्तों के बावजूद शादी के 3 साल खुशहाल था। मुझे डर था कि कहीं मैं गलती से उसे अपनी फीलिंग्स न बता दूं, सिवाय इसके कि मैं घबराया हुआ था। और वो उसे अपने गोदी में लेकर कहता है, वाइफ। और वो सोचता है, मैं कॉन्ट्रैक्ट का एंड होने से पहले उसे ये देना चाहता था ताकि उन्हें
और रॉयल फैमिली के आगे झुकना ना पड़े। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस प्रोसेस में मैं इस तरह मर जाऊंगा। फिर भी परिवार के विरासत जो उन्होंने मुझे शादी के गिफ्ट के रूप में दिया था, मैंने उसे रख लिया। फिर एक सीन में हम देखते हैं एक आदमी उसके पास आता है और उससे अंगूठी लेने की कोशिश करता है। वो उसे खा लेता है और कहता है, एकिस का एक गौरवशाली अभिशेष जो आग से नष्ट नहीं होगा। मैं इसे शाही परिवार के हाथों में कभी नहीं पड़ने दूंगा। और वो बोलने की कोशिश करता है, मैंने और एकेश कहता है, रुको रुको, बातें मत करो। और वो कहता है, मेरे पास अंगूठी है। और एकेश कहता है, तुम्हारी बॉडी जल रही है, सुनिश्चित करो कि आप ठीक हो जाए। और वो रोते हुए कहता है, वाइफ प्लीज स्टॉप। और वो अपने मन में कहता है, ऑनेस्टली आई एम सॉरी, मैं तुम्हें इतनी बुरी यादों के साथ छोड़ रहा हूँ। मुझसे मिलने आने के लिए धन्यवाद और मुझे अकेले मरने ना देने के लिए। और वो मर जाता है। ये देखकर एकिस शॉक्ड हो जाता है और गैब्रिएला मन में कहता है, अगर आपको और मुझे एक और जीवन दिया जाए, मैं आशा करता हूँ कि हम दोबारा मिलेंगे। फिर बारिश के बूंदों को दिखाया जाता है और एक घड़ी को। फिर गब्रिएला से कोई कहता है, क्या आप सुन रहे हैं? वो अपनी आँख खोलता है और मन में कहता है, क्या? वो सोचता है, मेरा तो अभी ही गैरेज एक्सीडेंट से मौत हुआ था। और वो मन में कहता है, क्या एक ग्रेट हॉल का अध्यक्ष है? जब मैं मर चुका हूँ तो मैं यहाँ क्यों हूँ? और डे फोर्स और नाइट फोर्स एक ही स्थान पर क्यों एकत्रित है? क्या वो फिर से एकजुट हो गए हैं? क्या चल रहा है? तभी वह आदमी कहता है, तो आज हम आधिकारिक तौर पर प्रिंस एकेस और हर रॉयल हाइनेस द प्रिंसेस के बीच मैरिज प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करते हैं। मैं समझता हूँ कि हर रॉयल हाइनेस 3 दिन बाद नॉर्थ की ओर प्रस्थान करेंगे। ये सुनकर वो अपने मन में कहता है, क्या ओ लॉर्ड एकिस के बारे में बात कर रहे हैं? तो मेरे हस्बैंड अर्नेस्ट के बारे में क्या? उसके और प्रिंसेस के बीच विवाह का वचन? और वो कहता है, ये सब क्या हो रहा है? और वो अपने सर को पकड़े हुए सोचता है, अचानक मेरे सिर में दर्द होने लगा, जैसे ये फट रहा है। और उसे सब याद आने लगता है जो जो उसके साथ हुआ था। और और इसका नाम है प्रिंसेस पेओनी आइसोडेम। अब से हम इसे पेओनी सिखाएंगे। और वो सोचता है, ये झूठ है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं प्रिंसेस पेओनी बन गया। और वो आदमी कहता है, अगर कोई आपत्ति नहीं है तो सिग्नेचर के साथ आगे बढ़े। और वो कहता है, योर रॉयल हाइनेस वहाँ पर प्लीज मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करे। और लॉर्ड एकिस प्लीज अब भी वैसा ही करे। एकिस कहता है, यस। पेओनी मन में कहता है, ये आदमी है अर्नेस्ट। और उसे देखकर सोचता है, उसकी एक्सप्रेशन और भी डार्क हो गए हैं और वो बहुत अधिक शांत और कूल दिखाई देने लगी है। एकिज उसकी उसे देखता है और उसे घूरने लगता है। पेओनी कुछ समझ नहीं पाती है और एकिस उस पे साइन करने लगता है। और वो आदमी कहता है, योर हाइनेस जल्दी कीजिए। पेओनी उसे देखकर मन में कहता है, मैरिज प्रतिज्ञा April 6, 826। मेरी मौत का 6 साल हो गए हैं। आज मेरी मौत का 6 साल हो गए। और वो उसमें सिग्नेचर करते हुए सोचता है, मैं फिर से अपने पति का पार्टनर बन गई। और वो उसे देखने लगता है और कहता है, लेकिन वो मुझसे नफरत करता है। मैं एम्पायर फैमिली का डॉटर हूँ। क्या मैं उसे बता दूँ कि मैं गैब्रिएला हूँ? और वो सोचता है, मन में मरने से पहले मैंने प्रार्थना किया कि हम फिर मिलेंगे और इसलिए मैं वापस लौट आया। ये सोचकर वो कहने की कोशिश करती है, लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकलता है। और वो मन में कहता है, अरे नहीं, मैं अभी नहीं बोल सकता, मैं भी नहीं लिख सकता। क्यों नहीं? लेकिन जब वो मेरे सामने हो तो मैं उसे कैसे बता सकता हूँ? शायद ये कोई जादू है
और वो अपने चेहरे पे हाथ रखते हुए सोचता है, तो क्या मुझे अब से पियोनी के रूप में रहना जारी रखना होगा? आखिरकार वो एक प्रिंसेस है और मेरे पति की दुश्मन है। ये साम्राज्य एक लंबे समय से दो शक्तियों से विभाजित है। आज की शक्तियाँ वे धनवान पूंजी है और साउथ रॉयल फैमिली के प्रति वफादार है। वो कला, कल्चर और हॉर्समैनशिप को पसंद करते हैं। और रात की शक्तियाँ वो भी कला, कल्चर और हॉर्समैनशिप पसंद करते हैं। और वो डिसोलेट नॉर्थ सी के सेंटर में है। वो पूरी तरह से एकजुट है और ग्रैंड ड्यूक के आदेश का पालन करते हैं। दोनों साम्राज्य की शक्तियाँ के धर्म, संस्कृतियाँ और जीवन शिला बिल्कुल अलग है। और इस प्रभाव से बड़े विवाह का कोई कारण नहीं है। लेकिन इस अरेंज मैरिज का क्या मतलब हो? वो बैठकर ये सब सोच रही थी, तभी उसकी नज़र एक ड्रेस की तरफ जाता है। उसे देखकर वो सोचता है, ये तो वो ड्रेस है जो मैं 3 दिन में पहनूंगा जब मैं महल से निकलूंगा। और जाकर उसे देखते हुए मन में कहता है, सम्राट ने अचानक दोनों शक्तियों को मिलाने पर जोर दिया। ईमानदारी से कहूँ तो ये एक अच्छा डील है। और वो उस ड्रेस को टच करते हुए सोचता है, स्पेशली नॉर्थ के लिए उसे इन विवाह से लाभ होगा। और वो कहता है, आर्नेस्ट, मैंने बहुत इंतज़ार के बाद तुम्हारा चेहरा देखा, लेकिन वो पहले से कहीं अधिक कोल्ड लगा रहा था। ऐसा लगता है कि वो ये शादी नहीं चाहता। लेकिन मैं उनकी पहली पत्नी गब्रिएला, मैं पहले ही ख़त्म हो चुकी हूँ। और वो सोचता है, नहीं, मुझे नहीं होना चाहिए। पेयोनी के प्रति उसके इस डार्क एक्सप्रेशन का कारण ये नहीं है कि वो मुझे याद करता है, लेकिन बचपन से ही शाही परिवार और आज की शक्तियों के प्रति उसकी नफरत के कारण। हाँ, इसलिए अर्नेस्ट की उस डार्क एक्सप्रेशन का कारण है और इसलिए वो इतना कोल्ड और एक्सप्रेशनलेस दिख रहा था। मैं होप करता हूँ कि ये सब मेरे वजह से ना हो। और वो कहता है, आई एम रियली सॉरी। और वो मन में कहता है, भले ही वो एक शादी नहीं चाहता, लेकिन मुझे खुशी है कि हम इस तरह दोबारा मिले। हाँ, शायद मैं थोड़ा सेल्फिश हो रहा हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसने मेरी अनुपस्थिति के दौरान अच्छा खाना खाया है। वे भी अर्नेस्ट खाना छोड़ देता था क्योंकि उसका ध्यान काम पर केंद्रित होता था। शायद वो शादी में ठीक से खाना भी नहीं खा पाएगा। लेकिन फॉर्चुनेटली उसके नौकर उसके पास है, जहाँ पे उसके नौकर उसे खाना खिला रहे थे। और वो सोचता है, मैं तुम सबको बहुत मिस किया। तभी एक सर्वेंट दरवाजे को खोलकर चिल्ला के कहता है, लेडी, मैं आ गई। पियोनी उसकी तरफ देखता है और सुई धागे को रखता है और कहता है, और बा अब सीधे खड़े हो जाए। आपका वजन इतना कम हो गया है कि मुझे आपकी कमर फिर से एडजस्ट करना पड़ रहा है। पेयोनी उसे देखकर मन में कहता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। और वो मन में कहता है, इस बॉडी की मेमोरी के लिए धन्यवाद। मैं लेडी पेयोनी की स्थिति को याद कर सकता हूँ। उसके जन्म के बाद से ही सर्वेंट के द्वारा भी उसे उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। फिरोनी आइसोडियाम। और वो सोचता है, बहुत छोटी उम्र से ही पियोनी को नज़रअंदाज कर दिया गया था। एक हफ्ते पहले ही मेरी चेतना उसके शरीर में स्थानांतरित होने लगी थी। जब मेरी चेतना उसके शरीर में प्रवेश कर गई, हालांकि उस दौरान शरीर बिस्तर पर थी, पर किसी को पेयोनी की परवाह ही नहीं थी। उसके मन में उनके प्रति कलंक था। और वो सोचता है, जिस व्यक्ति ने भी अफवाह उड़ाया वो शायद से भाइयों में से एक है, उन्हीं की हायर से। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बच गई क्योंकि किसी को उसकी परवाह नहीं थी। ओ फुलिश भाइयों ने सोचा कि वे किसी भी वक्त उसकी हत्या कर सकते हैं। आखिरकार मुझे जीवित रहने के लिए केवल एक मूर्ख होने का नाटक करना होगा। और वो एक मोती को टच करता है और हंसते हुए सोचता है,
ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जिनके बारे में मुझे सावधान रहने की ज़रूरत है, लेकिन मैं सच में इस तरह से ट्रीट होना डिज़र्व नहीं करता। और वो मेरे से कहता है, तुम ड्रेस के लिए ज़िम्मेदार क्यों हो, ना कि प्रिंसेस की ऑनरेबल सर्वेंट के लिए। और वो मेड कमर का माप लेते हुए कहता है, क्या इसका क्या मतलब है? और पियोनी कहता है, मुझे माफ़ करो क्योंकि तुम्हें ये करना होगा। और वो हंसते हुए कहता है, तुम 1 घंटे के अंदर मर जाओगी। वो मेड कुछ समझ नहीं पाती है और कहता है, आप किस बारे में बात कर रही हैं? और वो पल को टच करते हुए कहता है, तुम बहुत साहसी हो। ये पल्स नई दुल्हन की विदाई का जश्न मनाने के लिए है, लेकिन तुमने उन्हें नकली से बदल दिया है। और वो हंसते लगता है और डरावना शक्ल बनाते हुए कहता है, अगर इसका पता चल गया तो क्या तुम मरने ही जाओगे? वो मैं डर जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, मुझे नहीं पता था कि वो नकली है या असली। मैं वो नहीं हूँ जिसने ये किया। और पियोले हंसते हुए कहता है, चलो मेरे ड्रेस को एडजस्ट करो, मुझे और ब्राइटर बनाओ। और उमेद डरते हुए कहता है, आई एम सॉरी लेडी, लेकिन अब इसे किसी से मत कहना। और वो मासूम सा शक्ल बनाते हुए कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं उन नौकरानियों को बताऊं? नहीं तो क्या तुम ये चाहते हो कि मैं प्राइम मिनिस्टर को ये बताओ कि मोती जादुई तरीके से गायब हो गई? और मैं डरते हुए कहता है, रुको, ओ मत करना, मैंने ऐसा नहीं किया, ये मैं नहीं था। और पियोनी अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे बाप रे, तो क्या दूसरे सर्वेंट ने इसे चुराया? और मेट कहता है, हाँ। और वो सोचता है, अगर वो उसकी जीभ फाड़ दे तो वो ये भी नहीं कह सकेगा कि उन सर्वेंट ने इसे चुराया है, क्योंकि वास्तव में वो उनकी सहयोगी है। और वो सोचता है, ये बुद्धू है, शादी की ड्रेस बदलना संभव नहीं होगा। उन्होंने सोचा कि अगर मुझे इसका एहसास हो भी गया तो भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरी केस में उन्होंने सोचा कि अगर उन्होंने उन्हें उनमें से कुछ चुरा लिया तो मुझे पता नहीं चलेगा। कितने लोगों ने इस तरह से पियोनी का शोषण किया है। और वो ताली बजाते हुए कहता है, रुको, पहले मुझे अपने भाई से पूछना होगा कि क्या मैं अच्छा दिख रहा हूँ। और वो जाते हुए कहता है कि मैं शर्त लगाता हूँ कि ओ मोती के बिना भी वो मुझे बताएगा कि मैं सुंदर लग रही हूँ, है ना? और वो मेड उसके सामने आकर चिल्ला के कहता है, वेट मिनट लेडी। पियोनी गुस्से से कहता है, जारी रखना, अब मैं किसे दोष दूँ? और वो मेड डरते हुए कहता है, ओ मोती, मैं उन्हें ले आऊँगा, अभी भी समय है। और वो कहती है, समय है? तुम्हें कैसे पता कि वो अभी तक बेचे नहीं गए हैं? और वो मेड डर जाता है। उसे ऐसे देखकर बेउनी सोचता है, ये बहुत बेवकूफ़ है। और वो हंसते हुए सोचता है, लेकिन वो मेरे लिए यूज़फुल है। और वो मेरे से कहता है, घुटने टेको। और वो मेड उसे देखने लगता है। पियोनी कहता है, ऐसा लगता है कि तुम्हें मदद की ज़रूरत है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? और वो मेड शांत हो जाता है। और पियोनी कहता है, ओह, मैं अपने भाई से कहूँगी कि मोती के बिना भी मैं शादी कर लूँगी। और तुमने दूसरे सर्वेंट से इसे लेने की अनुमति दिया और उनकी मदद की है ना? मैं अपने भाई को ही बेहतर तरीके से पता लगाने दूंगा। ये सुनकर वो मेड डर जाती है और चिल्ला के कहती है, ओ नो लेडी। और वो घुटने पर बैठकर कहती है, प्लीज़ मुझे और एक मौका दीजिए, प्लीज़। और वो हंसते हुए कहता है, तुम्हारा सिर अभी भी खड़ा क्यों है? ये सुनकर वो मेड तुरंत अपने सिर को झुकाते हुए कहता है, मुझे माफ़ करें, मैं लालच में डूब गया था, मुझ पर दया कीजिए। फिर उन्हें उसके पास जाती है और बैठकर हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए लॉयल होना पड़ेगा। तुम अर्नेस्ट तक मुझे फॉलो करना होगा। और वो हंसते हुए कहता है, मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो जेल जाओ और मैं दूसरी नौकरानी लाऊंगा। और वो सोचता है, उसे वफादारी या शाही परिवार से चोरी
करने का अपराध के साथ पूरी जीवन जेल में बिताने के बीच में से कुछ चुनना होगा। और उमेद कहता है मैं आपसे लॉयल रहूंगा। पियोनी कहता है तुम्हारा नाम क्या है? मैं डरते हुए कहता है सोनिया। और वो उसके सर पे हाथ फिराते हुए कहता है यस सोनिया। और वो अपने मन में कहता है तुम अब से लेडी पियोनी के लिए लॉयल होगे। और वो मन में कहता है मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि हर किसी को वो सजा मिले जिसके वो हकदार है। और ये मुझे अपना शरीर देने के लिए पियोनी के मेरे धन्यवाद है। फूलों का गुलदस्ता बदला कहलाता है। और यही पर ही हमारी ये एपिसोड खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं कल।